इंसान का चयन या चुनाव, उसके फैसले ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जीवन कदम कदम पर बहुत से विकल्प देता है और बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेने वाले या गलत चयन करने वाले को अंत में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन यदि इंसान की मति हमेशा ही ठीक रहे तो धरती स्वर्ग बन जाए। उसके फैसले न सिर्फ उसके बल्कि दूसरे अनेक लोगों के जीवन पर भी अच्छा बुरा असर डालते हैं। आज विश्वा के सामने ऐसे ही कुछ विकल्प हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वे आंखें बंद करके ही चुन रहे हैं, बिना सोचे समझे। क्या भविष्य में विश्वा को अपने फैसलों पर गर्व होगा या बुरी तरह पछतावा होगा? क्या वे सच में एक अनजान लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़कर चले जाएंगे? लारा जब सराय मालिक के साथ सामंत के महल में पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। पहरेदारों ने बताया कि दरबार का समय खत्म हो चुका है और अब सामंत कल सुबह ही उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लारा निराश हो गई। सराय मालिक बोला, बहन, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम यहां से चलते हैं। कल सुबह जल्दी आ जाएंगे ताकि सबसे पहले सामंत से मिल सकें। लारा परेशान थी। उसने कहा, लेकिन भाई, कल सुबह तक मेरी सखी क्या कारागार में रहेगी? सराय मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लारा समझ गई। सर झुकाकर चुपचाप सराय मालिक के पीछे चल पड़ी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसी समय उसे शताक्षी याद आई। आज यदि वो उसके साथ होती तो पल भर में ही भविष्य देखकर बता देती। वापस आकर लारा चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। किस तरह रहेगी भाग्यलक्ष्मी रात भर कारागार में? वो कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रही थी जिससे जादू के जोर से वो रानी को आजाद करा ले। लेकिन यहां अनजान जगह पर अनजान लोगों के सामने वो जादू करना भी नहीं चाहती थी। कहीं किसी को शक हो गया तो? लेकिन क्या करे वो? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और शताक्षी कहां गई होगी? लारा को उस दिन की याद आई जब अधीश और समीर वापस जा रहे थे। उस दिन उस जगह पर शताक्षी वहां थी। इसका मतलब है शताक्षी भी उन्हीं के साथ है। लारा के दिमाग में एक के बाद एक गुत्थियां सुलझने लगी। इसका अर्थ है कि यदि मैं अधीश का पता लगा लूं तो शताक्षी का पता आराम से चल जाएगा और मैं यहां अनेक मामलों में उसकी सहायता ले सकती हूं। और अधीश, वो भी शायद यहां एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है वो भी चंदा को खोजने में हमारी सहायता कर दे। लारा के दिमाग के एक हिस्से को यह सोचकर सुकून मिला, लेकिन फिलहाल मुझे रानी को छुड़ाने का उपाय सोचना है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय कौंधा। लारा झट से उठ बैठी और रानी के बक्से में कुछ खोजने लगी। उधर रानी को बेड़ियां पहनाकर कारागार में ले जाया जा रहा था। ठीक उसी समय सामंत का दरबार स्थगित हुआ था और वो भी निकलकर भीतरी महल में जा रहा था। उसने जब सैनिकों को एक स्त्री को ले जाते हुए देखा तो थोड़ी देर देखता ही रहा। उसकी नजर रानी पर पड़ी। हालांकि रानी भाग्यलक्ष्मी ने अपने चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढक रखा था, लेकिन पल भर को जब उसकी आंखें सामंत से मिली तो उन बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखों में सामंत कैद हो गया। लेकिन सबके सामने इस तरह खड़े रहकर एक स्त्री को घूरना उचित नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ भीतर चला गया। रानी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उस कोठरी की रक्षा में भारी भरकम शरीर और क्रूर चेहरे वाली स्त्रियां तैनात थीं। उनको देखकर रानी की रही सही हिम्मत भी टूट गई। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी सहायता करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने हजारों निर्दोष लोगों को बंदी बनाया। शायद उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। यही सब सोचते हुए रानी रोए जा रही थी कि तभी एक दासी ने आकर पहरेदार स्त्री से कहा, इस बंदिनी को सामंत जी ने बुलवाया है। इतना कहकर वो थोड़ा मुस्कुराई। पहरेदार स्त्री उसका इशारा समझकर बड़े विभत्स तरीके से हंसने लगी और रानी से बोली, जा नहीं बंदिनी, आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। वे दोनों कुछ और देर हंसती रहीं। रानी ये सब सुनकर कांप उठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, क्या करे। वो अपनी जगह पर किसी गठरी की तरह सिकुड़कर बैठ गई। पहरेदार स्त्री चीखी, नाटक मत कर,
चल जल्दी से उठ। और उसने रानी की कोमल कलाई को बेरहमी से मरोड़ दिया। रानी की चीख निकल गई। फिर पहरेदार स्त्री ने उसे धक्का देकर उठा दिया और उसकी बेड़ियों वाली जंजीर उस दासी के हाथ में थमा दी। उधर अधिपति को मधुमती देवी से मिलकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने एक काम दिया था वो तो करना ही था। बड़े ही भारी मन से वे मधुमती देवी का संदेश लेकर विश्वा के पास पहुंचे। विश्वा ने उसका स्वागत किया। आइए अधिपति, मैं आपको ही याद कर रहा था। विश्वा ने जिस तरह स्नेह से उनका स्वागत किया था, अधिपति को लगा जैसे ये वही विश्वा हैं, कुछ भी बदला नहीं है। बीच का समय तो एक बस पुराना सपना है। अधिपति विश्वा के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। विश्वा ने कहा, कहो अधिपति, मुझे पता है आप कोई बहुत जरूरी बात कहने मेरे पास आए हैं। अधिपति ने कुछ देर यहां वहां देखा, फिर कहा, क्या आपका फैसला आखिरी है विश्वा जी? विश्वा ने अधिपति की ओर इस तरह देखा जैसे उन्होंने कोई निषिद्ध प्रश्न पूछ लिया हो, फिर बोले, इस बात के अलावा और कुछ हो कहने के लिए तो कहिए। अधिपति ने निराश होकर गर्दन हिलाई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विश्वा जी को किस तरह समझाया जाए। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर अधिपति बोले, विश्वा जी, मुझे देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे प्रिय मित्र का घर संसार एक छोटी सी जिद के कारण उजड़ रहा है। खैर, मैं भाभी जी का संदेश लेकर आया हूं। अब विश्वा ने अधिपति को कुछ इस तरह देखा जैसे कहना चाह रहे हों कि जो भी कहना है जल्दी कहो। कोई और होता तो वे ये बात कह भी देते, लेकिन अधिपति कैलाश के साथ अब भी लिहाज का रिश्ता बना हुआ था। लेकिन उनका चेहरा देखकर अधिपति उनके मन की बात समझ गए और बोले, भाभी जी ने कहलवाया है कि आप यदि चंद्रिका से विवाह करना चाहते हैं तो खुशी खुशी कीजिए, लेकिन उन्हें और बाकी परिवार को आपको छोड़ना होगा। आप इंद्रनगर या लेखनगर जा सकते हैं। वे नहीं चाहती कि चंद्रिका की वजह से परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। यह सुनकर विश्वा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर भी अपने आप को संभालते हुए वे बोले, वैसे तो मेरे किसी भी फैसले के बीच में बोलने का हक मैं किसी को नहीं देता। फिर भी यदि वो ऐसा चाहती हैं तो यही सही, कह देना कि अब उसकी चिता को आग देने भी नहीं आऊंगा। विश्वा, अधिपति कैलाश चीखे, क्या आपने अपने होश हवास बिल्कुल ही खो दिए हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं देखी हैं, लेकिन कसम खाकर कहता हूं ये उन सब में सबसे अधिक डरावनी और विभत्स है। इसके बाद वे विश्वा के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद एक दासी के द्वारा मधुमती देवी के पास संदेश भेज दिया गया कि अधिपति ने विश्वा को आपका संदेश दे दिया है और विश्वा ने आपकी बात मान ली है। जब दासी ने यह संदेश मधुमती देवी को सुनाया तो वे कुछ देर सूनी आंखों से छत को ताकती रहीं। कुछ देर से उनके गले में एक सिसकी अटकी हुई थी। एक आंसू उनकी आंख से निकला और गालों पर लुढ़क आया। अधीश जब समीर के घर से निकला तो शाम हो चुकी थी। महल वापस आकर उसने कपड़े बदले और तैयार होकर निरंजन महल की ओर चल पड़ा। बटुक ने अपने मुख्य रथ चालक को उसके साथ भेज दिया। निरंजन महल तरंगम की बहुत बड़ी और प्रसिद्ध इमारतों में था। जब अधीश वहां पहुंचा तो विशाल महल को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुख्य द्वार के भीतर दूर दूर तक बगीचा था, जहां हरी मुलायम दूब का कालीन बिछा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों के अनेक पौधे थे। शाम होते ही रात रानी अपनी खुशबू बिखेरने लगती थी। बगीचे में दीपकों से सजावट की गई थी। बीच बीच में संगमरमर से बने हुए बड़े बड़े फव्वारे थे। अधीश यही सब देखता हुआ महल के अंदर वाले द्वार पर पहुंचा। ईला और मेधा वहां उसका स्वागत करने के लिए पहले से खड़ी थी। ईला मुस्कुराकर बोली, आइए मांत्रिक अधीश, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। आज आपने यहां आकर हमें कृतार्थ कर दिया। अधीश उसकी इस नाटकीयता को देखकर हंस पड़ा। ईला भी हंसती हुई उसे हाथ पकड़कर भीतर ले गई। रथ उसने बाहर ही छोड़ दिया था। वहां से भीतर जाने पर कई बरामदे पार करने के बाद वे मुख्य बैठक कक्ष में पहुंचे। वो कमरा इतना बड़ा था कि कम से कम 500 लोग वहां एक साथ बैठकर भोजन कर सकते थे। बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से उस कमरे को सजाया गया था। चिकने संगमरमर के सफेद फर्श पर सुंदर नीले रंग के कालीन बिछे हुए थे। उनमें हरे, सुनहरे और लाल रंगों
उनमें हरे, सुनहरे और लाल रंगों के बेल बूटे काढ़े गए थे। अधीश को उस कालीन पर पैर रखते हुए ऐसा लगा जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। अतिथियों के बैठने के लिए बड़ी बड़ी गद्दीदार कुर्सियां थीं, जिन पर रेशमी चादरें बिछी हुई थीं। जगह जगह पर छोटी तिपाइयां रखी हुई थीं। उन पर सजावटी मूर्तियां और इत्र की खुली शीशियां रखी हुई थीं। बीच में एक बड़ी मेज, जिसके पाए सुनहरे शीशम के थे और स्फटिक का पटा उस पर रखा हुआ था। पत्थर के किनारे पर और लकड़ी के पायों पर सोने चांदी की पच्चीकारी थी। दीवारों पर बड़े बड़े तैल चित्र टंगे हुए थे। छत पर बड़े बड़े झाड़ फानूस रोशनी के लिए लटकाए गए थे, जिनके रंगीन कांच के प्यालों में जलती हुई मोमबत्तियां पूरे कमरे में तिलिस्मी माहौल पैदा कर रही थीं और उसमें थोड़ा और तिलिस्म जोड़ रही थीं मोगरे की धूप की महक। उस कमरे का वैभव देखकर अधीश चकरा गया। आज तक उसने इतना सुंदर बैठक कक्ष किसी के घर में नहीं देखा था। सामंत रणधीर के महल में भी नहीं। रानी भाग्यलक्ष्मी का ही महल इस महल की टक्कर का था, लेकिन तुलना करने पर वो भी 19 ही पड़ता। इस महल की भव्यता के सामने अधीश को अपने कपड़े बहुत ही साधारण लग रहे थे। वो संकोच से सिमट सा गया। ईला काफी देर से उसे ध्यान से देख रही थी। वो बोली, बैठो अधीश, आराम से बैठो, भाई अभी आते ही होंगे। इतना कहकर उसने एक दासी को इशारा किया। कुछ ही देर में वो एक चांदी की बड़ी तश्तरी में 2 गिलास अंगूर का शरबत और बहुत सी मिठाइयां लेकर आई। अधीश ने चुपचाप एक गिलास उठा लिया और धीरे धीरे शरबत पीने लगा। अब वो ईला से भी बात नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था, जब ये लड़की मुझे मंदार में मिली थी तो मैं बस इसे एक साधारण मांत्रिक समझता था, जिसे किस्मत से मंदार जैसी संस्था में प्रवेश मिल गया था। लेकिन यहां आकर लग रहा है कि निरंजन परिवार वास्तव में बहुत धनी और प्रभावशाली है। वैसे भी यहां आने से पहले बटुक ने उसे सावधान करते हुए कहा था, निरंजन परिवार से आमंत्रण मिलना कोई छोटी बात नहीं है अधीश, और निमेश निरंजन तुम्हारी मित्र का चचेरा भाई है। उससे विशेष रूप से सावधान रहना। निरंजन परिवार में जितने सदस्य हैं उतने ही प्रकार के उनके विचित्र स्वभाव हैं, एक से एक बड़े मांत्रिक और एक से एक बड़े सनकी। तब अधीश ने बटुक की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहां आकर उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। अब ईला का कद भी उसकी नजरों में बहुत उठ चुका था, न सिर्फ उसके धन और वैभव की वजह से, बल्कि उसके शालीन और हंसमुख स्वभाव की वजह से भी। क्योंकि जिस तरह से बटुक ने उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के सनकी स्वभाव का वर्णन किया था, ईला का स्वभाव उनसे बिल्कुल ही विपरीत था। वो हमेशा ही अधीश से इस तरह मिलती थी जैसे वो उसी के साथ उसी के माहौल में रहकर बड़ी हुई हो। हालांकि अधीश खुद एक महान सेनापति और भूस्वामी का बेटा था, लेकिन ऐसा वैभव तो जौहरगढ़ में बड़े सामंतों का भी नहीं था। वहां शताक्षी को 2-3 दिन बाद आज फिर समीर के घर आने का मौका मिल गया था, लेकिन हमेशा की तरह आज वो अकेली नहीं थी, माई भी उसके साथ थी। समीर ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए माई, आज सुबह से ही मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माई ने उसे गले लगा लिया। अपने भतीजे को गले लगाते हुए उन्हें अपने मृत भाई की याद हो आई और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। समीर भी रोने लगा तो शताक्षी बोली, माई भैया, हमारे पास अधिक समय नहीं है और इन आंसुओं को बचाकर रखिए। ये आंसू ही शत्रु के खिलाफ हमारी ताकत हैं। समीर ने यह सुनकर अपने आंसू पोंछ लिए और बोला, बहन, मेरी अधीश से बात हो गई है। जैसा हम समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं है। उसे अपना वादा याद है और उसने सहायता का वचन दिया है। क्या? शताक्षी चौंक कर बोली, तुम सच कह रहे हो? लेकिन ये कैसे संभव है? उसकी आंखों में अविश्वास का रंग उभरा। समीर की बात सुनकर शताक्षी चौंक गई। क्या उसे अब भी अधीश पर शक था या कोई और बात थी? क्या अधीश को निमेश निरंजन ने किसी विशेष उद्देश्य से बुलाया था? क्या था वो उद्देश्य और क्या अधीश उसके साथ सहमत होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।